चिड़िया ने एक उड़ान भरी है, पंखों का इम्तहान अभी बाकी है, जीती हैं चंद पहाड़ियाँ अभी आसमान बाकी है। जी हाँ, कल मैंने आपको हानुश नाटक भीष्म साहनी द्वारा रचा हुआ नाटक हानुश, इसकी पृष्ठभूमि बताई मैंने आपको, इसका सारांश बताया, इसके पात्रों से आपका परिचय कराया और शब्दार्थ बताए। आज हम आगे चलते हैं और आज हम नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की समीक्षा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि नाटक के 7 तत्व होते हैं। इनमें 6 तत्व तो वही हैं जो आपने कहानी और उपन्यास के पढ़े थे। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन, वातावरण, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। 7वां एक और जुड़ जाता है क्योंकि ये नाटक है रंगमंचीयता, और रंगमंचीयता के साथ साथ उसकी अभिनयता, कि उसमें अभिनय का गुण है या नहीं है, क्या रंग निर्देश लेखक ने उसके साथ दिए जिससे कि रंगमंच पर उसको साकार उतारा जाए। नाटक में किसी भी पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक घटना को उसके वास्तविक रूप में चित्रित किया जाता है और घटना से संबंधित पात्र उसी रूप में बातचीत करते हुए सुख और दुख को अनुभूत करते हैं और उसी हिसाब से अपनी क्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं जिस रूप में वास्तविक पात्र वास्तविक घटना में यह सारे कार्य करते हैं। इसीलिए यदि हम नाटक को परिभाषा की डोर में बांधना चाहें तो ये कह सकते हैं कि नाटक मानव जीवन की किसी पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक घटना का शाब्दिक परंतु जीवंत अभिव्यक्ति है, और जब उसका अभिनय रंगमंच पर किया जाता है तो ये उसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो, मतलब साक्षर हो, या वो निरक्षर हो, सभी व्यक्तियों का उस नाटक से मनोरंजन होता है। मनोरंजन के साथ साथ नाटक के माध्यम से लेखक जो भी उपदेश देना चाहता है, जो भी हितकारी प्रेरणा और संदेश देना चाहता है, वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो हानुश नाटक यदि हम इस परिभाषा के आधार पर देखें तो बहुत ही सफल नाटक है। भीष्म साहनी की एक महान उपलब्धि है, हिंदी साहित्य की एक महान धरोहर है ये नाटक। हानुश भीष्म साहनी का पहला नाटक था। हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उन्होंने कुल टोटल 6 नाटक लिखे जिसमें हानुश उनका पहला नाटक था। ये जो नाटक है वो कलाकार की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर लिखा गया है। हानुश के माध्यम से भीष्म साहनी ने एक और जहाँ कलाकार की सृजन के प्रति जो उसकी अदम्य अकुलाहट है, उसकी जो निरीहता है, उसको उजागर किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने धर्म और सत्ता के गठबंधन के साथ सामाजिक शक्तियों के संघर्ष को कलाकार की उसको भी उन्होंने मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। मतलब कलाकार के ये जो तनाव है, उन तनावों का अंकन हानुश की एक महान उपलब्धि है जो आज उतने ही सच है, उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 5 शताब्दी पहले हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं नाटक के तत्वों के आधार पर हानुश की समीक्षा। पहला तत्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, कथानक या कथा वस्तु। क्या होती है कथानक, कथा वस्तु? वह आधार, वह पीठिका जिस पे रचना लिखी जाती है। नाटक की जो कथा वस्तु है वो यथासंभव यथार्थ होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब नाटक की कथा वस्तु में यदि कल्पना है भी, यदि कल्पना से भी गढ़ी जाए तो वो इतनी यथार्थ लगनी चाहिए कि जब पाठक और दर्शक उसे देखे तो वो उसे एक घटना के रूप में सहज रूप से स्वीकार कर ले। नाटककार की सफलता इसी में है कि वो कथानक को कम से कम विस्तार दे मगर उसे अधिक से अधिक स्पष्टता दे, और हानुश जो नाटक है वो इस आधार पर एकदम सफल नाटक हमें प्रतीत होता है। इस हानुश नाटक की जो कथा वस्तु है वो भीष्म साहनी जब 1960 में चेकोस्लोवाकिया गए, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग गए, वहाँ से उन्होंने इसकी कथा वस्तु के सूत्र ग्रहण किए। वो खुद बताते हैं कि मेरे मित्र निर्मल वर्मा उन दिनों वहीं पर थे और वो चेक भाषा और संस्कृति की उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। सड़कों पर घूमते घामते एक दिन उन्होंने मुझे एक मीनार घड़ी दिखाई जिसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थी, और उन्होंने बताया कि ये प्राग में बनाई जाने वाली पहली मीनार घड़ी थी, और इसके बारे में बादशाह ने, इसके जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसको अजीब तरीके से पुरस्कृत किया था। बात मेरे मन में, भीष्म साहनी कह रहे हैं कि बात मेरे मन में कहीं अटकी रह गई और समय बीत जाने पर भी यदा कदा वो मेरे मन को विचलित करती रही। आखिर मैंने इसे एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और ये नाटक, वो कहते हैं कि नाटक कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है और ना ही इस नाटक में कोई घड़ियों के आविष्कार की कहानी की गई है। ये नाटक उसी घटना सूत्र के आधार पर एक कलाकार की जो सृजनशीलता है और
सामाजिक शक्तियों से जो उसकी संघर्षशीलता है, उसका जो जुनून है, इस पीठिका को लेकर, इस आधार को लेकर उन्होंने इस कथा वस्तु को बुना है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जो कथानक है वो एक दो तथ्यों को छोड़कर लगभग सभी कुछ काल्पनिक है, लेकिन हमें लगता है ऐसा यथार्थ है कि जैसे सब कुछ हमारे सामने या हमारे चारों तरफ ही घट रहा है, ऐसा हमें लगता है। हानुश में लगभग 20 वर्ष के कथानक को 3 अंकों में समेटा गया है और 3 अंकों के 6 दृश्य हैं, 6 दृश्यों में समेटा गया है। घटना का जो समय है वो लगभग 500 साल पुराना मध्य काल का बताया गया है। हानुश नाटक का जो पात्र है हानुश, वो चेकोस्लोवाकिया के जो प्राग शहर है उसका एक आम आदमी है, ताला बनाने वाला एक कुफल साधारण व्यक्ति है। उसकी बचपन से एक ख्वाहिश है कि वह एक ऐसी घड़ी बनाए जो बिना रुके चलती रहे, हमेशा चलती रहे, कभी रुके नहीं। तो बस वो उस घड़ी को बनाने में लगा हुआ है, जबकि वो ताला बनाने वाला है, लेकिन अपने उस हुनर को वो घड़ी बनाने के काम में लेता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है जिसका नाम कात्या है, एक बेटी है जिसका नाम यांका है, एक भाई है जो पादरी हैं, और एक मित्र है एमिल है, और बाद में एक जैकब भी उसकी फैमिली में आ जाता है जो एक युवा और आश्रयहीन लुहार है। उसको हानुश अपने घर में रख लेता है और ये जो जैकब है वो बाद में उसका दामाद भी बनता है, और ये जैकब उसको ताला बनाने में काफ़ी मदद करता है और घड़ी बनाने में भी उसने उसको बहुत सहायता दी है। हानुश ने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने जवानी के 17-18 साल उस घड़ी को बनाने में लगा दिए, जो चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर की मीनार पे लगी हुई है। लेकिन हम अंत में क्या देखते हैं कि हानुश अपने सृजन में सफल तो हो जाता है, लेकिन घड़ी नगर पालिका की मीनार पर लगाई जाती है और बादशाह सलामत ने एक तरफ तो क्योंकि उसने देश का गौरव बढ़ाया है तो उस हानुश को सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसकी दोनों आँखों को निकलवाने का हुक्म भी दे दिया जाता है जिससे कि वह दूसरी कोई घड़ी ना बना सके। लेकिन अंत में हम ये देखते हैं बहुत अंतर्द्वंद के बाद जो हानुश है वो एक आत्मसंतुष्टि के स्तर तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी कला मरी नहीं है, मैं चाहे मर जाऊँगा लेकिन मेरी कला हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि जैकब के पास उस घड़ी बनाने का, मेरी कला का जो रहस्य है वो जैकब के पास है, और जैकब इस शहर को छोड़ के बाहर जा चुका है और वो मेरी कला को सारी दुनिया में चारों तरफ फैलाएगा। ये इस कहानी का कथानक है। कथानक की जो घटनाएं हैं, विभिन्न घटनाएं हैं, वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि पूरा नाटक हमको एक पैकेज सा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम नाटक को पढ़ते जाते हैं हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और घटनाएं एक के बाद एक घट के और अंत में चरम स्थिति पर पहुंचती है, चरम अवस्था पर पहुंचती है, जहां पर कलाकार को अपनी कला का आत्मसंतोष होता है और उसका समर्पण देखा जा सकता है। तो कथानक की दृष्टि से हमने देखा कि हानुश जो नाटक है वो पूरी तरीके से एक सफल और सटीक नाटक है। दूसरा जो तत्व है नाटक का वो है पात्र एवं चरित्र चित्र। नाटक की विशेषता इस बात में होती है कि उसमें कम से कम पात्र हों, उसका कम से कम विस्तार हो, परंतु पात्रों का जो चरित्र है वो उभर कर पाठकों के सामने और दर्शकों के सामने आए, और कथानक में अपने आप में मतलब पूर्णता के साथ वो चरित्र हमारे सामने आए। नाटक में पात्रों की व्याख्या नहीं की जाती है, नाटक के किसी भी पात्र के चरित्र का मूल्यांकन उसके कार्यों से, उसके कथनों से, और जो उसके स्वगत कथन है और जो वो क्रियाकलाप कर रहा है, जो वो अभिनय कर रहा है, उन और अन्य पात्रों से जो वो बातचीत कर रहा है, उस वार्तालाप के आधार पर ही उसका चरित्र हमारे सामने आता है। हानुश के चरित्र को उभारने के लिए नाटककार ने हानुश नाटक में अनेक पात्रों की कल्पना की है। पहले तो हानुश ही है जो इस नाटक का नायक है, उसकी पत्नी है जिसका नाम कात्या है, उसकी बेटी है यांका है, एमिल उसके दोस्त है, जैकब उसका शागिर्द है, पादरी है वो उसका भाई है, एक बूढ़ा लोहार है जो उसको हर परिस्थिति में घड़ी बनाने में उसकी सहायता देता है, यहाँ तक उसको फाइनेंशियल सहायता देने के लिए भी राजी हो जाता है। एक महाराज हैं, राजा हैं जो कि उसकी घड़ी बनाने की कला से बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसको अजीब तरीके से उसकी आंखें फुड़वाकर उसको पुरस्कृत करते हैं। कुछ अधिकारी हैं, लाट पादरी है, नगर पालिका के जो व्यापारी हैं वो है, जॉर्ज है, जॉन है, शेवचेक है, टावर है। तो इन सब पात्रों का परिचय मैं आपको पिछली वाली वीडियो में भी दे चुकी हूँ। इन सब पात्रों का बड़ा स्वाभाविक चित्रण लेखक ने इस नाटक में किया है। और जो कात्या है, मतलब जो हानुश है वो तो नायक है ही, और वो धीरोदात्त नायक के सारे गुण हमें उसमें दिखाई देते हैं,
और उसकी जो पत्नी कात्या है उसका भी बड़ा स्वाभाविक चित्रण भीष्म साहनी ने किया है। उसमें जो विशुद्ध जन कटुता है, अकेलापन है, आर्थिक विपन्नता है, वो अपने पति की बड़ी सहायिका है, उदार हृदय नारी है, ये सारे गुण भी हमारे सामने उभर कर आए हैं। वो हानुष की वेदना को भी समझती है। इस प्रकार नाटक में चरित्रों की जो रचना हुई है वो बहुत ही स्वाभाविक रचना हुई है। कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगता कि नाटक में जो पात्र है वो कहीं से ठूसे हुए हैं। अपने एक साक्षात्कार में भीष्म जी ने हानुष के विषय में कहा था कि हानुष लिखते समय महसूस हुआ कि कहानी में कोई पात्र धुंधला रह सकता है लेकिन नाटक में नहीं रह सकता। उसमें प्रत्येक पात्र का अपना व्यक्तित्व होना जरूरी है और यही चीज़ हम इसमें हानुष जो नाटक है उसमें देख रहे हैं। चाहे उसका मित्र एमिल हो, चाहे उसकी बेटी यांका हो, चाहे उसका शागिर्द जैकब हो, नगर पालिका के व्यापारी हो, सबका जो चरित्र है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आया है। नाटक की जो तीसरी हम समीक्षा के लिए जो तीसरा तत्व देखते हैं वो है संवाद या कथोपकथन। क्या है संवाद कथोपकथन? पात्रों के बीच में जो आपसी वार्तालाप होती है, आपसी जो बातचीत होती है, उस बातचीत को, उस वार्तालाप को ही हम संवाद कहते हैं। किसी भी नाटक में संवाद योजना और कथोपकथन उसके प्राण होते हैं। क्यों? कि नाटक तो आपसी वार्तालाप और आपसी संवादों के माध्यम से तो आगे बढ़ेगा, तो कोई भी नाटक बिना संवादों के लिखा ही नहीं जा सकता। नाटक में पात्रों के जो वार्तालाप से ही कथानक का, उस नाटक की कथा वस्तु का विकास होता है और घटनाओं को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है। मतलब उत्तम कथोपकथन की एक कसौटी यही होती है कि ये कथानक के विकास में सहायक हो। जो पात्र हैं उन पात्रों के चरित्रों को उद्घाटित करने वाले हों, उद्देश्य को हमारे सामने रखने वाले हों। नाटक में संवाद वही प्रभावी होते हैं जो बोलचाल की भाषा में हों, सहज हों, सरल हों, संक्षिप्त हों, पात्रों के अनुकूल हों, परिस्थितियों के अनुकूल हों। उसका प्रत्येक शब्द संतुलित होना चाहिए और उससे स्थिति का जो स्पष्ट आभास होना चाहिए। पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करते हुए वो उस नाटक की मूल संवेदनाओं को हमारे सामने रखने वाले हों। इस आधार पर यदि हम हानुष नाटक के संवादों को देखें तो हम देखते हैं कि हानुष नाटक के जो संवाद हैं वो बहुत ही सहज, सरल और प्रभावशाली हैं। पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं तथा अवसर एवं प्रसंग के अनुकूल है। नाटक के संवादों में गतिशीलता है, संक्षिप्तता है तथा पात्रानुकूलता की विशेषता हमें हानुष के नाटक के संवाद हैं उनमें दिखाई देती है, जो इस नाटक की नाटकीयता में भी काफ़ी चार चांद लगा देती है। मतलब संवाद नाटक को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। नाटक में के जो संवाद हैं वो काफ़ी चुटीले भी हैं, जगह जगह उसमें हमको व्यंग्यात्मकता भी देखने को मिलती है, साथ में वो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी कर रहे हैं। तो अतः जो सफल नाटक होता है उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं और हानुष नाटक इस दृष्टि से पूरी तरीके से सफल नाटकों की श्रेणी में आता है। देखो एक उदाहरण देखते हैं अपन इसके। हानुष है वो लुहार से बात कर रहा है जब उसकी आर्थिक सहायता चर्च के द्वारा बंद कर दी गई है, तो वो बहुत निराश हो जाता है। वो कहता है मैं क्या करूं बड़े मियाँ, किसी के पास जाकर हाथ फैलाना मेरे लिए पहाड़ लांघने के बराबर है। तो लोहार जवाब देता है हाथ फैलाने की बात नहीं है, तुम उनसे डरते हो, अफसरों से, पादरियों से, सभी से डरते हो तुम। अब देखिए ये जो संवाद है वो किस तरीके से चरित्र को उद्घाटित कर रहे हैं, हानुष की और लोहार की। हानुष फिर कहता है तुम ठीक कहते हो बड़े मियाँ, मेरी कमजोरियाँ मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। तो लोहार मुस्कुराकर कहता है हानुष के कंधे पे हाथ रखकर, हम सब में कमजोरियाँ होती हैं हानुष, पर हम सब अपना काम अपनी कमजोरियों के बावजूद भी करते रहते हैं। क्यों, क्या सोचते हो? तो इस तरीके से छोटे छोटे से वाक्य हैं जो कथा को आगे लेके जा रहे हैं। एक तत्व और है नाटक का जिसके आधार पर हम नाटक की समीक्षा करते हैं, वो है देशकाल और वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये। मतलब नाटक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जिस घटना को चित्रित किया गया है उसमें कितनी सजीवता है। इसके लिए नाटककार को क्या करना पड़ता है कि यथा तथ्य जो परिस्थितियां हैं उनको वास्तविक रूप से हमारे सामने रखना पड़ता है। उसे स्थान और काल के अनुसार पात्रों के नाम रखने होते हैं, उनकी वेशभूषा निश्चित करनी होती है, उनकी भाषा भी निश्चित करनी होती है, तभी तो तारतम्यता बनेगी। अब मध्यकाल का नाटक है और आप उसको आज की भाषा बोलते हुए आज की वेशभूषा में दिखा दोगे तो निश्चित रूप से वो नाटक है वो हमारे गले नहीं उतरेगा। इस दृष्टि से भीष्म साहनी के केवल हानुष ही नहीं, सभी नाटक बहुत सफल है
उनके नाटक की कथा वस्तु जिस काल से संबंधित होती है उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा की स्पष्ट झांकी पाठक और दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर देती है। और इसी प्रकार जो हानुश नाटक है, इसमें मध्य युग का जो वातावरण है, मध्यकाल का जो वातावरण है, वो एकदम सजीव हो उठा है। हानुश नाटक का जो परिवेश है वो है ही मध्ययुगीन। राजा महाराजा हैं उस समय वहाँ राजतंत्र है, और राजा की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि वो अपनी प्रभुता को, अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहता है। राजा नगर पालिका के आपसी राजनीति के बीच अपनी शक्ति को बनाए रखने के चक्कर में आम आदमी किस तरीके से धर्म की सत्ता, राज की सत्ता, सामंती सत्ता और सामाजिक जो सत्ता है उनके पहिए के तले किस तरह पिसरा है, ये वातावरण एकदम सजीवता के साथ भीष्म साहनी ने हमारे सामने रखा है। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भी आम आदमी इन राजनेताओं की आपसी खींचतान में इसी तरीके से पिसता रहता है। आज भी वो इसी तरीके से पीड़ित है और उसका शिकार है। हानुश नाटक का जो कथानक है, मैंने आपको बताया, सामंती युग के विघटन और पूंजीवाद के आगमन का संकेत करता है। आप देखिए, वहाँ जो राजा है वो चिंतित है इस बात से कि कहीं मेरी ताकत कम ना हो जाए, इसलिए वो राजनीतिक दांव पेच खेलता रहता है। कभी सामंतों को अपने पक्ष में करता है, वो चर्च को भी नाराज नहीं करता, वो व्यापारियों को भी नाराज नहीं करता, क्योंकि उस समय राजशाही धीरे धीरे खत्म होने वाली है और वो अपने राज सत्ता का संरक्षण चाहता है। और उस समय पूंजीवाद का आगमन का संकेत हमें मिला है। कैसे कि व्यापारियों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका के जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से पूंजीवादी दृष्टिकोण को अपने सामने रख रहे हैं। वो घड़ी के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं और राजा को भी इस कारण से वो दबाना चाहते हैं, टैक्स बढ़वा लेते हैं वो, और बताते हैं कि व्यापार किस तरीके से बढ़ेगा। इस तरीके से वो राजा पर भी अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। मतलब नाटक के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अब वह समय नहीं रहा जब सभी चीज़ों पर केवल राजतंत्र का ही शासन होता था, उसी का ही अधिकार होता था। राजा जैसे चाहे वैसे ही विकास की गति को मोड़ सकता था, जब चाहे जो कर सकता था, सभी चीज़ों पर उसका आधिपत्य होता था। हम देख रहे हैं कि नगर पालिका में जब व्यापारी आपस में बात कर रहे हैं तो वो कह जरूर रहे हैं कि राज्य जो भी कोई चीज़ होती है उस पर राजा का ही पूरा अधिकार होता है, चाहे वो व्यक्तिगत चीज़ हो, लेकिन राजा का उस पर अधिकार होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी मनमानी की। क्या मनमानी की कि उन्होंने जो घड़ी है वो नगर पालिका पे लगाने की अपना निर्णय ले लिया, जिसमें उन्होंने राजा को शामिल नहीं किया था। तो नाटक के माध्यम से भीष्म साहनी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हानुश को अंधा बना देने से विकास की गति रुक नहीं जाएगी। यहाँ पर कलाकार सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों से परेशान है, पर वह अपने काम को बंद नहीं करता है, क्योंकि उसे आशा है कि आने वाला कल उसका होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो हानुश नाटक में वो काल और वो वातावरण हमारे सामने रखा है जब राजशाही धीरे धीरे पतनोन्मुख हो रही है और पूंजीवादी जो शक्तियां वो अपना सिर उठा रही हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि हानुश के घर का जो वातावरण है, नगर पालिका का मीटिंग का जो वातावरण है, बाजार का जो दृश्य है, वो पूरे के पूरे हमारे सामने मध्यकालीन युग को जीवंत करके रख देता है। नाटक की समीक्षा करते समय हमें उसकी भाषा और शैली का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। भीष्म साहनी के नाटकों की जो भाषा है वो विशुद्ध हिंदी है, पात्र और देश के अनुकूल है। भाषा में बहुत ही स्वाभाविकता है, सहजता है और सरलता है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सांस्कृतिक चेतना के संपन्न होने के कारण उनके जो सभी पात्र हैं वो बड़ी गंभीर भाषा बोलते हैं, कोई भी ओछा शब्द या ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। उनकी भाषा की एक खास बात हो रहा है, क्योंकि मध्यकाल का वातावरण है, तो उनकी जो हिंदी है उसमें अरबी फारसी के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। अब देखना, जब मैंने कल आपको शब्दार्थ बताए थे तो आप उन शब्दों में देखेंगे कम से कम 70-80% जो शब्द कल मैंने आपको समझाए उनमें अरबी और फारसी के ही शब्द हैं। आप वहाँ से यहाँ उदाहरण दे सकते हैं। हानुश जो नाटक है उसकी भाषा बहुत ही प्रभावशाली है और वो इसकी नाटकीयता को बनाए रखने में बड़ी सफल सिद्ध हुई है। इसकी भाषा के बारे में डॉक्टर गिरीश जी का कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि हानुश की मानसिक यातना, द्वंद्व, सृजनशीलता, संवेदनशीलता, तन्मयता, तल्लीनता, करुणा, पीड़ा आदि मनोभावों को उन्होंने सहज भाषा में बड़ी ऊष्मा, आंतरिक छुअन के साथ अभिव्यक्ति दी है। घड़ी के नाजुक पुर्जों को छूने की, उसकी कोमलता, उसकी आकुलता के अनुरूप ही भाषा और संवादों का अत्यंत नाजुक गठन किया गया है।
उनकी भाषा में हम देख रहे हैं कि कोई भारी भरकम अलंकार या साहित्य काव्यात्मकता या कोई ऐसी जटिल बिंब योजना या प्रतीकात्मकता हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे दरबारी कोट उतार के फेंक देना हानुश के द्वारा, घड़ी के एक एक अंग से वाकिफ होना कि ये पेंडुलम है, ये इसका क्या कहते हैं कमानी है, घड़ी के पुर्जे को जंग लग गई है, घड़ी का बेजान हो जाना, छूते ही बिजली की तरह कांप जाना, घड़ी को छूते ही बिजली की तरह कांप जाना, ये सब ऐसे संकेत हैं जो सहजता से पाठक और दर्शकों के मर्म को छू लेते हैं। भाषा में लचीलापन है, घरेलूपन है और सहज प्रभाव, आम बोलचाल की जो भाषा है वो इस नाटक को सार्थकता प्रदान करती है। नाटक में प्राय साहनी जी ने परिचयात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, दार्शनिक, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया। कहीं कहीं उन्होंने व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। अब देखते हैं इस नाटक का उद्देश्य क्या है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वाले वीडियो में तो मैं आपको नाटक के तत्वों के आधार पर नाटक की समीक्षा समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाटक की समीक्षा के जो तत्व हैं ना उन पर भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। जैसे उद्देश्य पे स्वतंत्र क्वेश्चन आता है तो मैं एक बड़ा क्वेश्चन उस पर भी बनाऊंगी। एक उसकी रंगमंचित और अभिनेता पे अलग से प्रश्न आता है, वो प्रश्न मैं अलग से बनाऊंगी। और एक जो मुख्य नायक है उसके चरित्र चित्रण पे भी प्रश्न आता है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के ये तीनों चीज़ें मैं अलग से समझाऊंगी। या संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ इसका उद्देश्य। नाटक का आपको यदि डिटेल चाहिए तो वहाँ चले जाइए, और जब समीक्षा करेंगे तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। नाटक का उद्देश्य चाहे पाठक, श्रोता, दर्शक के हृदय में किसी रस का संचार करना हो, अथवा उसके सामने कोई मूल्य या आदर्शों को प्रस्तुत करके उसके आचरण को प्रभावित करना हो, अथवा कोई अन्य उद्देश्य हो, परंतु उसकी प्राप्ति में नाटककार को जितनी सफलता मिलेगी, जिस उद्देश्य को लेकर वो नाटक लिखा गया है, वो नाटक उतना ही सफल माना जाएगा। और हानुश नाटक इस दृष्टि से पूरी तरीके से सफल और एक महान उपलब्धि है भीष्म साहनी की। हानुश नाटक का जो उद्देश्य है वो तत्कालीन सत्ता व्यवस्था के सत्य को उजागर करते हुए एक दस्तकार की, एक कलाकार की सृजनशीलता एवं सत्ता के द्वारा का जो दमनकारी चरित्र है कि किस तरीके से जो सत्ता है, धार्मिक सत्ता है, चाहे वो राजनीतिक सत्ता है, चाहे वो सामाजिक शक्तियों की सत्ता है, वो किस तरीके से एक कलाकार की सृजनशीलता का हनन करती है, उनके बीच की जो मध्य जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को दिखाना ही, और अंत में कलाकार की कला की जीत दिखाना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। देखते हैं रंगमंचीयता और अभिनेता का गुण इसमें कितना है और हानुश इस दृष्टि से कितना सफल है। मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक नाटककार जब नाटक लिखता है तो उसके मन में अपनी एक रंग परिकल्पना होती है। नाटक गद्य की अन्य विधाओं से इसी अर्थ में तो भिन्न है कि उसे रंगमंच पर उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिस रूप में वो लिखा गया है। अतः आवश्यक है कि नाटकों में दृश्य आदि का स्पष्ट वर्णन किया गया हो, पात्रों के रंग रूप का वर्णन किया गया हो, वेशभूषा आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वातावरण वगैरह का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रकाश की व्यवस्था का उल्लेख हो, ध्वनि संकेत दिए गए हो, मतलब सारे रंग निर्देश नाटक के कार के द्वारा दिए जाने चाहिए। और हम उस नाटक में भीष्म साहनी ने किया, तभी तो ये नाटक इतना सफल हुआ। जब इसका पहला मंचन हुआ तो ये बहुत ज़्यादा सफल हुआ, छपा बाद में ये नाटक, और रंगमंच में इसको पहले से खेला गया और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। हानुश नाटक का जो सारा कार्य व्यापार है वो हम देखते हैं दो स्तरों पे चलता है, मतलब दो दृश्य हमको दिखाई देते हैं इसमें। एक तो है हानुश का मध्ययुगीन कमरा जहाँ पे सारी बातचीत होती रहती है, और दूसरा है वो नगर पालिका का हॉल जहाँ पर नगर पालिका के व्यापारी पहले तो आपसी बातचीत कर रहे हैं और बाद में फिर घड़ी का उद्घाटन भी वहीं पर हो रहा है। ये दोनों जो कार्य व्यापार के जो दृश्य है तो नाटक में निहित जो विरोधाभास है, नाटक का में जो व्याप्त व्यंग है, जो संघर्ष है, जो तनावग्रस्त स्थितियां हैं, उनके लिए एकदम उपयुक्त वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और साथ ही लेखक ने एक चीज़ बताई है कि हानुश का घर और नगर पालिका, इन दोनों स्थल में जो दूरी है वो इन दोनों में दरार दिखाने का भी काम कर रहा है। और नाटक का जो अंतिम दृश्य है, अंतिम दृश्य में मीनार का दृश्य बताया गया है जिसमें वो घड़ी लगी हुई है, और उस दृश्य को रखकर जिस प्रकार नाटक की मूल चेतना से उस दृश्य को जोड़ा गया है वो न सिर्फ नाटक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अपितु घड़ी को मीनार में रख देना भीष्म जी की नाट्य कल्पना की एक सुंदर मतलब कल्पना है, एक सुंदर उदाहरण है।
डॉक्टर गिरीश रस्तोगी कहते हैं कि हानुश अपनी द्वंद्वात्मक चेतना, संगठित रूपबंध, गतिशीलता, तनाव की जटिलता, करुणा और अंतर्मन को छू लेने वाली मार्मिकता के कारण एक अत्यंत सफल नाटक बन गया है। और यही कारण है कि प्रथम राष्ट्रीय नाट्य समारोह में जब ये 1977 की बात है, 19 फरवरी 1977 की बात है, जब अभियान नाट्य संस्था के द्वारा राजेंद्र नाथ निर्देशक के निर्देशन में इस नाटक का मंचन किया गया, तो बरवासी दर्शकों का जो ध्यान है वो इनकी तरफ आकर्षित हो गया। ये इस नाटक की सफलता को हमारे सामने प्रकट करता है। तो नाटक के तत्वों के आधार पर जो हानुश नाटक है वो पूरी तरीके से एक सफल और एक उपयुक्त नाटक है, जो कि मंचन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा जिसने प्रसिद्धि पाई है। तो मैंने इस वीडियो में आपको नाटक के तत्वों के आधार पर हानुश नाटक की समीक्षा बताई, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।